अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं उस्मा अवैस आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और एक इंतहाई अहम शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। पाकिस्तान में आपको जैसे कि जानते हैं आप, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल, गैस, CNG और डीज़ल, इसके आजकल क्या हालात जा रहे हैं, किन क्राइसिस से ये दो चार है। कीमतें जो हैं इनकी आसमानों को छू रही हैं। ना कहीं आपको पेट्रोल मिलता है, ना कहीं CNG अवेलेबल है। लंबी कतारें जो हैं वो पेट्रोल स्टेशंस पर, गैस स्टेशंस पर लगी हुई हैं। इस चीज़ को देखते हुए जब हम वहाँ के लोगों को देखें कि उनकी ज़िंदगियों पर ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो सिर्फ एक पाकिस्तानी ही हमें ये बता सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत को जो इदारा रन करता है, जो रेगुलेट करता है, उसका नाम है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं ओगरा के एक्स चेयरमैन जनाब तोकीर सादिक साहब से, जिन पर के बहुत से एलिगेशंस हैं, बहुत से इल्ज़ामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर एक इल्ज़ाम आयद कर रखा है 82 बिलियन रुपीस का, 82 अरब रुपया, जबकि तोकीर सादिक साहब कहते हैं कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है या मेरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। और इन्हीं वजूहात की बिना पर तोकीर सादिक साहब जो हैं वो मुल्क छोड़कर किसी बैरून मुल्क जा चुके हैं और वहाँ से उन्होंने किसी तरह से हमसे, हमारे चैनल से राबता किया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ बताने का उनको कोई एक रास्ता नज़र आए जहाँ वो अपनी बात जो है किसी से कर सकें। क्योंकि उनके कहने का मकसद ये है, और वो ये कहना चाहते हैं कि जो उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है 82 अरब रुपए का, 82 बिलियन रुपीस का, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करने दे रही, ना ही वो उनको सफाई सुनने को तैयार है। तो ऐसे सिलसिले में हर इंसान को ये राइट हासिल है कि अगर उस पर कोई इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो उसे अपने हक़ में बोलने का मौका भी दिया जाए। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारे चैनल ने डिसाइड किया कि हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया करेंगे। बहुत काविशों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद उनका हमसे रब्ता हो सका और आज तोकीर सादिक साहब जो कि एक्स चेयरमैन ओगरा हैं, आज स्काइप पर हमारे साथ हैं और लाइव आपके सामने होंगे। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम तोकीर साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तोकीर साहब, एक दफा जी शुरू हो गया, बस वो आप एक अननोन डेस्टिनेशन पर हैं और स्काइप पर हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस जो है वो आती जाती रहेंगी। मैं एक थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक दफ़ा खुद अपने मुँह से, ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो हो जाए कि आप तोकीर सादिक ही हैं। मैं बिल्कुल तोकीर सादिक हूं और मैं आपका और आपके चैनल का आपने मुझे कि मैं आपके पॉइंट कर सकूं। तोकीर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइएगा कि आपने कब ओगरा ज्वाइन किया, कैसे किया, कौन से ईयर्स में आपने स्टार्ट किया, कैसे हुआ सब कुछ, और आपको अपॉइंट करने वाले लोग कौन थे? जी, मैंने ओगरा 2002 में ज्वाइन किया था पहली दफा जी। ओगरा जब बना तो 2002 में इसका ऑर्डिनेंस आया और ओगरा बनने के बाद जो पहली टीम जिसकी सिलेक्शन हुई, जिनके बारे में आप ये कह सकती हैं कि ओगरा की बुनियाद रखने वाले लोग थे, जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी, उनमें एक मैं भी था और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने ओगरा जैसे एक इदारे को ज्वाइन किया। हमारे ऊपर के चेयरमैन, मेंबर्स और बहुत से सीनियर ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी काबिलियत, इल्म की वजह से इस मजबूत इदारे की बुनियाद रखी। अच्छा तोकीर साहब, तो अब सबसे पहला जो आपसे मैं सवाल करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप पर जो सबसे पहला इल्ज़ाम आयद किया गया था वो ये था कि आपकी एज अ चेयरमैन ओगरा जो आपकी पोजीशन थी, जो आपकी सीट थी, वो आप उसके अहल नहीं थे और ये सिफारिश की बेस पर हुई थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने ओगरा में बतौर रजिस्ट्रार और लीगल डिपार्टमेंट से काम किया 2002 से 2006 तक। फिर मैं किसी और इदारे में चला गया था, मुझे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली थी। 2002 से 2006 तक आप ओगरा में ऐसा क्या काम कर रहे थे? रजिस्ट्रार और लीगल डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे। लीगल डिपार्टमेंट के हेड थे और आप रजिस्ट्रार थे ओगरा में? जी, ओगरा के जितने प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, डिसीजन मेकिंग,
जितने अहम इश्यूज है उन सारे निज़ाम को बनाने में रूल्स रेगुलेशन रेगुलेटरी इदारों के बड़े डिफिकल्ट रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और ये आप तो उनको 2002 बनाने से 2006 तक मामला आपने ओग्रा में काम किया? 2006 ठीक, तक। और उसके उसकी जो बाद? स्ट्रक्चरिंग बेसिक स्ट्रक्चरिंग वो उसमें मेरी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। जो आप ज़रा नहीं 10-15 नहीं, जो 3-4 मेजर कंट्रीब्यूटर थे आप उनमें मेरा शुमार भी कर सकती हैं। जी। और उसके उसके बाद बाद? मैंने 2009 में चेयरमैन का इश्तहार आया, तो इसमें पहले एक प्रोसेस हुआ जिसके नतीजे में 3 आदमियों के नाम रिकमेंड हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन पर दोबारा एडवर्टाइज हुआ और फिर 4 आदमियों के फाइनली प्राइम नाम मिनिस्टर रिकमेंड हुए। उस वक्त पूरा यूसुफ रजा गिलानी थे? सब पता के नहीं। ठीक। ये और पूरा लीगल प्रोसेस जो कानून प्रिस्क्राइब करता है उसके मुताबिक सारा प्रोसेस हुआ। जी। और 4 आदमी फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर के पास गए उनमें मेरा भी नाम था। जहां तक आपने सिफारिश की बात की है, आप ये बताइए कि 4 आदमियों का प्राइम मिनिस्टर के पास नाम जाए और उसमें से सिर्फ एक आदमी ऐसा हो जिसको ओगरा का तजर्बा भी हो, क्वालिफिकेशन पे भी पूरा उतरता हो और रेगुलेटरी अफेयर्स का भी तजर्बा हो, तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता हो, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? उस एक शख्स को जिसका रेगुलेटरी अफेयर्स का ओगरा का तजर्बा है, या वो लोग जो ओगरा का तजर्बा नहीं रखते? आप इसका बिल्कुल जवाब बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, जिसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल उसी को ही वो सीट दी तो जाएगी। लेकिन उन यहाँ पर 4 जिक्र अफराद किया में जाता है अंदर उन तोकीर 4 सादिक अफराद में साहब। सिर्फ मेरा ही रेलिवेंट एक्सपीरियंस था। तो नतीजतन एक लॉजिकल जो एंड था कि जिस बंदे का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको सेलेक्ट कर लिया गया। ये जो अखबारों में जो आ रहा है जी वो सिफारिश रेलेवेंट तजर्बा नहीं था, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि उन 4 अफराद में सिर्फ मेरा ही रेलेवेंट तजर्बा था और मैंने इसकी मजबूत बुनियादें रखी ओगरा की। ठीक, बिल्कुल ठीक। और लेकिन बाद में यहाँ जिक्र साथ ये लगाया जाता है, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जो जहांगीर बदर साहब हैं, आप उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और आपकी अपॉइंटमेंट में उनका बहुत हाथ था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके साथ रिश्तेदारी जरूर है। अब वो रिश्तेदार हैं अगर मेरे, तो मुझे मार तो नहीं दिया जाएगा ना। मेरा अपना थ्रू आउट, मैं यहाँ की बात था, मेरा 25-26 साल का कैरियर हो गया है। कोई भी कह दे कि इसने उनसे किसी किस्म की सिफारिश आटा या चीनी लेने के लिए भी करवाई थी, तो मैं जिम्मेदार हूँ। अपॉइंटमेंट देखिए, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ और मेरी परफॉर्मेंस जो है वो खुद बताती है। मैंने जिस इदारे में भी गया हूँ, मैंने वो परफॉर्मेंस दिखाई है कि जो प्रोफेशनल से भी कोई नहीं कर ठीक सकता। ठीक। आपकी उसकी अपॉइंटमेंट डिटेल जो कभी थी वो गिलानी काफ़ी साहब लंबी की, डिटेल है, वो मैं बताऊँ। जी, आपकी अपॉइंटमेंट जो थी वो गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी मौजूदगी में हुई थी। और राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनका भी अंदर जिक्र आता है, वो उस वक्त उस कमेटी के हेड थे या चेयरमैन थे। ये बिल्कुल सही आपने फरमाया। यूसुफ रजा गिलानी साहब से उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया, फिर मुझे नहीं पता कि उन्होंने दोबारा इंटरव्यू करवाया और दोनों वाहिद दोनों नाम रिकमेंड हुआ, वो मैं था। और फाइनल 4 आदमियों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरा ही रेलिवेंट एक्सपीरियंस और किसी का नहीं था। ठीक। दूसरी बात ये रही कि जो इंटरव्यू का पहले था, राजा साहब उसके चेयरमैन थे और ये सुप्रीम कोर्ट ने आजकल उन पे एक केस भी बनाया हुआ है कि ये मेरी तकर्री 100% कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया, किस बुनियाद पर किया? अब खुद सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि मेरी तकर्री कानूनन ठीक हुई या नहीं हुई। इसके लिए 2 चीज़ें मैं समझता हूँ। एक तो फाइल का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवाना जरूरी था, वो नहीं मंगवाया गया। जी। दूसरा, उन तमाम अफराद को जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मेरी सिलेक्शन में रिकमेंडेशन दी, उनको बुलाना जरूरी था कि हम ये समझते हैं कि तकर्री ठीक नहीं है, तो आप बताएं इसके फलां चीज़ें हैं, उनकी वजाहत करें। अच्छा, तो तोकीर साहब, अगर कि उन तमाम लोगों को यहाँ बुला लिया नहीं जाए, गया। अगर उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाए, आपके जितने भी पिटिशनर्स हैं और जितने लोग भी ये कहते हैं कि आपकी इलीगल जो थी वो उस वक्त पोजीशन आपने हासिल की, तो क्या उनके सामने आप ट्रायल देने को तैयार होंगे? जिसका मर्जी, यानी आपका मतलब है इंटरव्यू देने के लिए? जी, उनको भी और बाकी भी जो आपके ऊपर इल्जाम हाँ, आयद किए गए हैं, अगर हम उन लोगों कोई को भी भी चीज़, बुला हर लें। चीज़ मैं इल्जाम हर किस्म में कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कोई भी इल्जाम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी चीज़ को हमने भी मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि हम आपका इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि जब किसी पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो उसका बुनियादी हक है कि उसको आप सफाई पेश करने का मौका दें। तो तोकीर सादिक साहब, एक आपसे मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि अभी जैसा आपकी
हमने आपकी जो तकर्री थी उसके बारे में बात की और उसके बारे में ये एक बात सामने आती थी कि उसमें जहांगीर बदर साहब का भी हाथ था, वो आपने क्लैरिफिकेशन दे दी। लेकिन इसके साथ साथ लोग कहते हैं, बहुत कहा जाता है कि आपके कुछ पर्सनल कनेक्शंस थे गिलानी साहब के साथ और राजा परवेज अशरफ के साथ। इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए जी, मेरे अगर उनके साथ कोई पर्सनल कनेक्शन थे तो कैसे थे? मैं तो उनसे कभी भी नहीं मिला। गिलानी साहब को जिंदगी में मैं एक दफा मिला था जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया जी। बाकी लोगों के साथ, और मैं आधा मिनट या शायद 1 मिनट के करीब उन्होंने कहा जी क्या नाम है आपका, इस तरह करके। और उसके बाद मीटिंग में तो मैं वो भी करीब से नहीं, दूर दूर से ही, बल्कि सलाम दुआ भी नहीं हुई होगी। ये टोटल मेरी उनके साथ जो ताल्लुकात की है ना, 1 मिनट की लगा दें जो आमने सामने बैठकर, अच्छा कैबिनेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ये टोटल मेरी उनके साथ मुलाकात। अच्छा, चलो ठीक है। चलिए अब जरा एक वो जो नतीजे में क्या हुआ कि उन्होंने, अच्छा सुनिए, उसके नतीजे में क्या हुआ कि पहली जो सिलेक्शन थी उसके नतीजे में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा, यानी ये ताल्लुकात का ये नतीजा हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुई जी। अच्छा चलिए अब आपका भी इसी तरह ही है कि उन्होंने इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद कैबिनेट की कमेटी में कहीं, कैबिनेट की मीटिंग में कहीं मुलाकात 2, 4, 5 दफा हुई होगी। पहले से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इल्जाम। लेकिन फिर लोग क्यों इतना कहते हैं कि आपके उनके साथ बहुत पर्सनल कनेक्शंस थे, गिलानी साहब के साथ भी और राजा परवेज अशरफ के साथ भी? देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में पूरे में झूठ और धोखे की इतनी इंतहा हो चुकी है कि यहाँ तक अंदाजा कर लें कि ये अभी जो मैं आप मेरा केस 52 बिलियन का एग्जाम है और कौन लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मैं अभी उसी तरफ ही आ रही थी कि जो सबसे बड़ा इल्जाम आप पर आयद किया गया है वो 52 बिलियंस का आयद किया गया है। 52 भी नहीं, 82 बिलियंस जो हैं वो आते हैं आपके जुमरे में कि आपने 82 बिलियंस जो है उसका आपने गबन किया है, या आपने कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाया है, या आपने कंज्यूमर्स के ऊपर बोझ डाला है, कौन का नुकसान किया है? क्या कहेंगे इसके बारे में, कहाँ तक सदाकत है इसमें? देखिए, ये जो 82 है ना, ये मुख्तलिफ फिगर आते रहे, कभी 94 तक भी चला गया, कुछ लोग कहते हैं 100 से भी ऊपर है। स्पेसिफिक और डेफिनेट बात करनी चाहिए। सबसे पहला जो हम अदालत का फैसला देखें कि ये 2 केसेस हैं, एक तो है दीवान पेट्रोलियम का और एक यूएफजी का केस है। सबसे बड़ा जो केस है वो है दीवान पेट्रोलियम। अच्छा, ये दीवान पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, अगर आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली आप इसके बारे में बताएं कि आखिर दीवान पेट्रोलियम का और ओगरा का क्या कनेक्शन, क्या था, रिलेशनशिप क्या था, क्या फायदा आखिर पहुंचाया गया है उनको दीवान पेट्रोलियम को, ये क्या झगड़ा क्या था? मैं मुख्तसरन वाक़या बताता हूँ, उसके बाद आपके ज़हन में जो सवाल होगा आपको पूछिएगा। दीवान पेट्रोलियम एक कंपनी है जो जमीन से गैस निकाल के उनका पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने गैस कंपनियों को सुई नॉर्दर्न या सदर्न को सप्लाई करता, ये सुई नॉर्दर्न को गैस सप्लाई करते थे। इनके एग्रीमेंट के मुताबिक, एग्रीमेंट की तशरीह के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आपको $2.8 पर यूनिट कीमत अदा की जाएगी। अच्छा, जबकि दीवान पेट्रोलियम का ये कहना था कि हमें एग्रीमेंट की तशरीह के मुताबिक $3.8 यूनिट कीमत मिलनी चाहिए। अच्छा, उनकी डिमांड $3.8 पर यूनिट थी। ठीक, हमारा इस झगड़े में कोई ताल्लुक नहीं, ये उनका झगड़ा चलता रहा। अटॉर्नी जनरल साहब ने फैसला कर दिया कि दीवान पेट्रोलियम ठीक कहता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल का फैसला बाइंडिंग है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सही। अदालती हुक्म के नतीजे में फाइनली हमने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन हमने जारी करना होता है, मुआवजे की तफसीलात जो है वो इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ तय होती है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन के बाद ऑयल गैस कंपनी नॉर्दर्न उसने जितनी गैस उनको सप्लाई करे पेमेंट करनी होती है। हमारा रोल सिर्फ इतना था कि 2.8 की बजाय 3.8 का नोटिफिकेशन जारी किया। पेमेंट ना हमने करनी है, ना हम करते हैं, ना ही हमारा उसमें कोई रोल है। एक अदालती ऑर्डर था जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसमें 52 बिलियन कहाँ से आ गए? ये मुकम्मल तौर पे एक ड्रामा था। बुनियादी तौर पे मौजूदा अदालत ने मेरी अपॉइंटमेंट का फैसला गलत किया, और वो जिसको कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ और बोलते हैं, तो
तो उसको कवर देने के लिए इन्होंने एक ड्रामा रचाया। फर्स्ट पेज में लिया 52 बिलियन का बड़ा सीरियस है, तो मैं क्या वादे कर दिया कि इसको ड्राइंग रूम ले जाओ, तो कुछ ना कुछ इससे जुर्म उगवाओ, 2-4 साल अंदर रखो, तो मसला भी आया क्या हो जाएगा, बाद में कौन याद करता है। टोटली बदली थी। अच्छा तो फिर सादिक साहब दूसरा फैसला, तीसरा जी, ये $2.8 पर यूनिट की बजाय $3.8 पर यूनिट के हकदार उनको किसने ठहराया था? दीवान पेट्रोलियम को। अटॉर्नी जनरल है, अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक ये है, फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके बुनियाद पर वो आप पर 52 अरब फैसला रुपए का इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या इतनी पेमेंट बनती थी उनकी 52 अरब रुपए की? देखिए ये 52 बिलियन मैंने बड़ा गौर किया, बड़ा तरीके से देखा। जो इसको 6 महीने की पेमेंट का फर्क है वो चंद को बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी गैस होती है। अच्छा, 6 महीने में, ठीक। तो वो 6 महीने की पेमेंट बहुत ज्यादा भी दे रहे हैं, 15 या 20 करोड़ बन जाएगी। अच्छा, वो भी करोड़ों में बनती थी, वो भी अरबों में नहीं जाती थी। लगा लें आगे, और आगे चले जाए 25 करोड़ लगा लें, ठीक, साल के 50 करोड़ बन जाएंगे। अब ये 100 साल के देते रहे हैं तो ये 50 बिलियन नहीं बनते, 104 साल में बनते हैं 52 बिलियन। और इस वेल की जहां से गैस देनी थी उसकी टोटल लाइफ 30, 35, 40 साल है। तो ये एक ही फार्मूले के जरिए बनती है कि आप झूठ में झूठ जमा करते जाएं, उसको धोखे से जरूरत देते रहें। इसके अलावा ये जो मौजूदा अदालत ने फिगर बनाया है, इसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं आती। अगर पूछ लीजिए कि किस तरह इसका फार्मूला तय किया तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन तो फिर सादिक साहब आखिर 52 बिलियन रुपीस, इट्स अ बिग एंड ह्यूज अमाउंट। कोई ना कोई कैलकुलेशन आखिर अदालत ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। किस तरह से आखिर उन्होंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी? इतना बड़ा इल्जाम तो किसी आम इंसान पर भी नहीं लगाया जा सकता, और अदालत ने एक इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया 52 बिलियन रुपीस। कैलकुलेशन कैसे की गई, किसने की? देखिए मैंने तो अर्ज किया ना कि कैलकुलेशन तो ये एक अखबारी खबर थी, और अदालत ने सिर्फ इतना करार दिया, मामूली अदालतें जो फैसले करती हैं एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करती हैं, पूरे केस का जायजा लेती हैं। उससे पहले ये होता है कि मामला उनके पास जेरे गौर होता है। मजे की बात ये है कि ये मामला ही अदालत के पास, इस अदालत के पास जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, जेरे गौर नहीं था। सिर्फ पहले सफे पर और पैरा नंबर 52 में इतनी बात की गई है कि 52 बिलियन बड़ा सीरियस है, नैब इंक्वायरी करें। ये बुनियादी तौर पर वो बदली थी कि अब जो प्रोग्राम एक उन्होंने बनाया था, मनसूबाबंदी की थी कि इसकी अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर करना है और इसको फिर अंदर कर देना है, ताकि ये जस्टिस तक इसकी एक्सेस ना हो सके और ये सच जो है वो लोगों के सामने बयान ना कर सके। यानी कि आप किसी फार्मूले से गिन लें, आइंदा फ्यूचर पेमेंट भी कर लें, अगले 100 साल की भी कर लें, जबकि उसकी लाइफ भी 30, 35, 40 साल होगी, तो ये 52 बिलियन छोड़ के 25 बिलियन, ये बिलियन में बनती नहीं है। तो सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया कि ये इतना है, लोग समझेंगे पता नहीं अदालत ने, क्योंकि देखिए अदालती फैसले सच पर मबनी होते हैं। अदालतें दूसरों से हलफ लेती है कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, तो जो दूसरों से हलफ लेता है उनके मोतबर होने का, सच्चे होने का तो किसी को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने अपने उस इख्तियार का, अपनी उस पोजीशन का, जो लोगों के माइंड में, मेरे आपके माइंड में भी, अदालतें जो करती हैं वो तो सच पर मबनी होता है, उसमें झूठ की मिलावट 1% भी नहीं होती। तो इस अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए ये मोहतरम बेंच ने, जिनके पास ये मामला ही जरा गौर नहीं था, इसमें एक जो बात आपके लिए और दिलचस्पी का बाइस होगी, सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा बेंच जिसके पास दीवान पेट्रोलियम का केस जरा गौर था, उन्होंने इस पर पूरा गौर करने के बाद, दलाइल सुनने के बाद, जवाबात लेने के बाद इस केस में फैसला किया और कहा कि जी ये इसमें जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो ठीक नहीं है, और केस को रिमांड कर दिया। और हमारे खिलाफ जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला दिया कि हमारा एक्शन जो था वो बोनाफाइड था और बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। तो क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत के इस बेंच को, जिसमें जवाद ख्वाजा साहब, जनाब शकरुल्लाह जान साहब और जनाब खिलजी आरफ साहब थे, उन्होंने इसमें जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ऑलरेडी जिसके पास मामला जेरे गौर है फैसला दे चुका है, तो ये बदनीति पर मबनी उन्होंने एक फैसला दिया जिसके ना आगे न पीछे, सिर्फ इतना कि 52 बिलियन बहुत सीरियस। फैक्ट्स कहाँ से आए, कंप्लेनेंट कौन था, किसी ने एफिडेविट दिया, कोई ऐसी चीज नहीं। अदालती प्रोसीजर की, अदालती प्रोसेस की इतनी वायलेशन की गई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई कि इसकी पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये कैलकुलेशन किसी तरीके से नहीं की, सिर्फ वो जो मुद्दा डालने वाली बात है कि कोई ना कोई मुद्दा बड़ा सा डाल दे, लोगों को बेवकूफ बनाए। 52 बिलियन मैं कहता हूँ, जो मैंने इसमें चंद दिन पहले इंटरव्यू दिया था और मैंने उसमें ये बात की थी कि
नहीं है। मैं कहता हूँ जी करप्शन की बात है, 52 बिलियन की करप्शन की बात कर रहे हैं। 52 रुपए की करप्शन साबित करते हैं तो बढ़िया फांसी चढ़ा दें। क्या बात करती हैं जी लोग। अच्छा, ये देखिए, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ 52 बिलियन की बजाय 52 रुपए का भी जो है कोई गबन या कोई घपला नहीं हुआ। मैंने और मैं इसके लिए 2 साल की फांसी की सजा दी। और यहाँ तक कि अगर हमने इसमें जो डिलीजेंस एक्सरसाइज ना की हो तो भी मैं जिम्मेदार। हमने पूरी जिम्मेदारी से अपना काम किया है। और ये अगर साबित हो जाए कि इन मोहतरम जज साहबान ने बदले की इंतहा नहीं की, बेईमानी की इंतहा नहीं की, ड्रामे की इंतहा नहीं की, तो भी मेरा कसूर होगा। आप किसी को बुला लीजिए, आप अपने चैनल पर मेरा ट्रायल कर लीजिए, आप जवान पेट्रोलियम को बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बुलाइए, गैस कंपनी को बुलाइए, जो कमिश्नर था उसको बुलाइए। आप तैयार हैं इसके लिए? अगर हम आपके ऊपर जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं, अगर इन लोगों को भी बुला लिया जाए तो आप ट्रायल देने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल 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 100% तैयार हूँ। इसमें नाम जारी मैं खुद अपने फोन से कह रहा हूँ। और मैंने तो इनके लिए बड़ा आसान रास्ता कर दिया। 52 बिलियन तो एक ड्रामा था, वो तो यकीन ड्रामा है, ड्रामा ही रहेगा। इन्होंने बेईमानी सिर्फ 52 रुपए की साबित करनी है, 52 रुपए का साबित करना। लेकिन तौकीर सादिक साहब, एक मैं यहाँ पर अर्ज करूंगी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑनरेबल हमारा जुडिशल इदारा है जिसके फैसले के बारे में कहा जाता है कि उनके फैसले बिल्कुल सही होते हैं। तो इतना बड़ा एक उन्होंने किस तरह से इल्ज़ाम लगा दिया कि 82 बिलियन रुपीस और फिर ये 52 बिलियन रुपीस जो कि सिर्फ दीवान पेट्रोलियम की तरफ से ही लगाया जा रहा है, उनका ही बनाया जा रहा है, किस तरह से आखिर उन्होंने ये कैलकुलेशन कर दी? इस तरह तो फिर जिस तरह से आप उन पर कह रहे हैं कि उन्होंने ये गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, इस तरह तो फिर यही लगता है कि जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इतना हमारा अहम इदारा है, जहां पर कहा जाता है कि सिर्फ जस्टिस वहीं से मिलता है, कि क्या वो दुनिया की बदतरीन अदालतों में फिर आ जाता है? देखिए, ये अब बहुत एक पेचीदा मसला है, क्योंकि मेरा जो ग्रीवेंस है ना वो तो अपने केस की हद तक है। नहीं, आपको शिकायत जो है वो चंद जजेस के साथ है, या आप पूरा जो जुडिशल है, पूरा जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट है, आपको उससे शिकायत है? मेरी बात सुन लीजिए, मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए, एक मेरा जितना ग्रीवेंस है वो मेरे केस पर निर्भर है। पूरे सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इदारा, जुडिशरी, ये सारे मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं और हमेशा से रहे हैं। अदालत, अदलिया, मुआशरे के बेहतरीन लोग होते हैं, काबिल एतमाद लोग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सियासतदान, दूसरे लोगों की निस्बत। ये बहुत काबिल एतमाद लोग होते हैं, ईमानदार, इल्म, हर लिहाज से समझदारी, दूसरी लिहाज से बेहतरीन लोग होते हैं। मेरा केस है इन 4 जजेस के बारे में, जनाब चीफ जस्टिस साहब के बारे में। इनके खिलाफ मैंने रेफरेंस फाइल किया है। अच्छा, मैं आपको बाद में बताऊं जी। तो ये 4 जजेस हैं, शाकरुल्लाह जान साहब, जी आरफ साहब और जवाद अस्वाजा साहब। ठीक। इन चारों मुस्लिम जजेस ने फैसला दिया। और जहाँ तक ये बात है कि ये बेहतरीन जज है या क्या है, देखें आज तक इंसानी जो तारीख है ना, क्या हम जो किताबों में पढ़ते हैं, न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, वो एक बदनाम जमाना कोर्स में कैंगरू कोर्स, तो वो जो बदनाम हुए उनकी बदनामी की आप विकिपीडिया में, ये किसी इंटरनेट पे आप पढ़े तो उनकी क्या खसूसियत थी कि वो जल्दबाजी में ट्राई करते थे, पूरी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करते थे, लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसीजर्स को वायलेट करते थे और पहले से तयशुदा फैसले सुना दिया करते। तो इनमें ये सारी खूबियां तो मौजूद हैं। इस बेंच की मैं बात कर रहा हूँ जी, जुडिशरी की या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। इन 4 मोहतरम जजेस की मनसूबाबंदी, बल्कि उससे भी कुछ आगे चले जाए तो कैंगरूज के बारे में ये नहीं सुना मैंने कि वो मनसूबाबंदी करके इंडिविजुअल्स को पहले टारगेट करते थे, फिर उनके खिलाफ केसेस बनवाते थे, जब बन जाते थे तो फिर ड्रामे के लिए ये जाली करके उसकी पब्लिसिटी करना और एक बड़ा हाइप क्रिएट करना ड्रामा। ये अगर आप कहें तो कैंगरूज के साथ मैं समझता हूँ कि अगर मवाजना करें शायद आपको वो फरिश्ते लगेंगे। क्या ये तो क्रिमिनल माइंड के साथ कर रहे हैं सारा कुछ। ये तो गुंडागर्दी जो भी लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। ये तो इस कदर जाति पर मबनी इन्होंने जुडिशियल सिस्टम और इस तरह का फूल प्रूफ निजाम बना दिया है कि मजे बने। दीवान पेट्रोलियम में इन्होंने मुझे फंसाना किस तरह चाहा कि जो फार्मूला तय शुदा था उसके अलावा एक और फार्मूला मेरे ही एम्प्लॉइज के साथ तालबाज करके मुझे रिकमेंड करा दिया। इनका ख्याल था कि मैं उस फार्मूले के मुताबिक कर दूंगा
और जिन लोगों ने रिकमेंड किया है वो ये कहते हैं कि जनाब हमका चेयरमैन साहब का प्रेशर ही बड़ा था, तो चेयरमैन साहब के कहने पर हमने ये गलत फार्मूला कर दिया चेयरमैन साहब पार्टी को। क्योंकि मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, मैं हर चीज की स्टडी करता हूँ, उसकी डिटेल में जाता हूँ, समझता हूँ। जब मैंने देखा तो ये 2 नंबर काम हुआ था, और ये किसकी शय पर हुआ? हमारी मुस्लिम अकलियत की शय पर। तो उन्होंने कहा था कि आप झूठे केस बना कर लाए, प्रोटेक्शन आपको हम देंगे, आप जितना मर्जी झूठ बोलें। पूरी पिटिशन झूठ से भरी पड़ी है, लेकिन कोई एक भी किसी झूठ पर पिटिशनर के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं, उसको गारंटी दी गई थी। तो ये एक मनसूबाबंदी के तहत टारगेट किलिंग के स्टाइल पर ये लोगों को टारगेट बनाते हैं और फिर उनको जाली केसेस। मतलब इससे बड़ी क्या बात है कि मैंने जिस दिन से कहा है ये हर पेशी पर कहता है कि 52 मिलियन, 82 मिलियन, 93 मिलियन गवर्नमेंट वाले को नहीं छोड़ेंगे। अब जिस दिन से मैंने कहा जी 52 रुपए साबित करें, तो अब ये और तरफ चल पड़े हैं। कभी वो कहते हैं काली गाड़ी की बात करते हैं, कभी किसी और तरफ ले जाते हैं, कभी कहते हैं पासपोर्ट कैंसिल करो, कभी दूसरी चीज है। तो भाई साहब आपने 52 बिलियन का ड्रामा रचाया, मैंने आपको कितनी सहूलत दे दी, सिर्फ 52 रुपए साबित कीजिए, लेकिन इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट जजेस के पास पेश होकर। लेकिन आप बहुत बड़ी बात करके हैं। तो फिर सादिक साहब आपने कहा है कि अगर 52 रुपए भी अगर साबित कर दिए जाते हैं तो मैं फांसी लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल, विमान पेट्रोलियम के केस में मैंने बड़ी वाजे बात की है, एक दफा नहीं की, मैंने 10 दफा बात की है, आज भी मैं कहता हूँ। तो फिर सादिक साहब एक आप पर इल्जाम और आयद किया गया है कि UFG अनअकम्पनीड फॉर गैस जो है अनअकाउंटेड फॉर गैस और दीगर मदों में जो गैस कंपनीज को जो फायदा पहुंचाया गया है वो आपने दिया है, जो कि 5% रेट जो था वो ओगरा की तरफ से फिक्स था और आपने उसको 7% कर दिया था। इसमें हकीकत है, सच्चाई है इसमें? देखिए, ये इस तरह इसको पेश किया जाता है जैसे हमने कोई पता नहीं मिल मिला के, ये गैस कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 2 गैस कंपनियां हैं, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे पिछले कई सालों से, तकरीबन 4, 5, 6 सालों से उनका केस था। और उनकी ये कहना था कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। हमने कई दफा उनकी रिक्वेस्ट पर गौर किया, एक्सपर्ट से मशवरा किया, इसकी पब्लिक हियरिंग्स की और उसके बाद फैसला किया। और फिर उसके बाद फैसला करने के बाद हमने इस पे स्टडी अपॉइंट की। स्टडी अपॉइंट जब की गई और हमने कहा कि स्टडी के फैसले के बाद फाइनल रिलीफ हम आपको देंगे कि आपको 5 से 7 फिगर क्या होनी थी कि क्या फिगर इनको देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात की जाती है कि हमने कंज्यूमर पर बर्डन डाल दिया, तो हमारी मेन पॉलिसी ये थी कि कंपनी को अगर कोई बेनिफिट दिया जाना है तो उसमें कंज्यूमर पर बर्डन नहीं डालना। ये कंज्यूमर पर बर्डन जो डाला गया, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, ये हाईकोर्ट में केस ले गए, तो मोजल हाईकोर्ट ने केस के फैक्ट्स देखते हुए उस पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया। उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ कहा कि कंज्यूमर पर बर्डन पड़ेगा तो इसको अभी ना किया जाए, हमारी स्टडी अपॉइंट हुई है, उसका फैसले का इंतजार किया जाए। ये केस गया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं तो इस केस को नहीं सुनूंगा, आप वापस ले जाए। क्या जरूरत थी? उस वक्त उनका चाहिए था कि जो फैक्ट्स उनके सामने थे उन पर गौर करते, उसके बाद केस के मेरिट पर फैसला करते। लेकिन उन्होंने समरी करके जी मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है तो इसको आप ले जाइए उन्हीं के पास जाइए। अब चंद दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि अब जब उनके पास मामला जेरे गौर ही नहीं था, जब जेरे गौर था तो फैसला नहीं किया, अब जब जेरे गौर है, जेरे गौर नहीं है तो क्या जल्दी करो, इसमें देर क्यों हो रही? ये क्या तरीके, कौन सा जुडिशियल प्रोसेस है कि जो जुडिशियल प्रोसेस के जरिए तयशुदा जुडिशियल प्रोसेस के जरिए आपके पास आता है, वहां तो आपने पार्टी की फेवर कर दी कि जी इसको जो कहते हैं दे दें। आपको चाहिए था उसको फैसला फरमाते, उसको गौर फरमाते और कानून के मुताबिक फैसला करते। और अब अगर इसमें कंज्यूमर पर बर्डन पड़ा तो जनाब चीफ जस्टिस साहब उसके हिस्सेदार है। कैसे वो कहते हैं कि मैं हिस्सेदार नहीं हूँ, दूसरे हिस्सेदार है। मेरी तरफ से जितने फैसले हुए ये मुझ पर इल्जाम मिल गया कि 3 साल मैंने इनको ये फैसला किया। ये 3 साल में मुझे दिखा दें कि कौन सा फैसले मैंने किए, ये बिल्कुल गलत इल्जाम आते हैं। हमने जो फैसला किया 100% तमाम लोगों से मुशावरत करने के बाद, स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद कानून के मुताबिक किया। कंज्यूमर पर बर्डन जो पड़ा वो मोहतरम अदालत के फैसले थे और फाइनली चीफ जस्टिस साहब ने उस फैसले को बहुत सबूत किया। इसके नतीजे में मजीद हमारे पास खाली कोई नहीं था, वरना हमारी ख्वाहिश ये थी कि कंज्यूमर पर बर्डन ना पड़े। और फाइनली मुझे इसके नतीजे में हटा दिया गया और हमने रिकमेंड किया 20 मई 2011 को कि गैस की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमें हटाकर मुझे हटाकर
गैस की कीमतें लोगों को प्रेशराइज करके, बाकी जो मेरे पीछे से, क्योंकि मैं अंडर प्रेशर नहीं आ रहा था, तो गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट के ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जिम्मेदार नहीं है इस फैसले के? इनको चाहिए था जब ये हो था तो हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक कंज्यूमर पर बर्डन ना पड़ने देते, लेकिन तो कीर सादिक साहब, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, इस तरह से तो लग रहा है कि सारे जो एलिगेशंस हैं, सारे इल्ज़ाम जो आप पर लगाए गए हैं, वो तमाम के तमाम बेबुनियाद हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन आपके दौर में ओगरा में धांधलियाँ तो हुई हैं, कहीं ना कहीं बेकायदगियाँ तो थी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? देखिए आज के दौर में एक शख्स बुरे काम करता है, वो अपने आप को बचा लेता है। एक शख्स जो आजकल के दौर में रगड़ा वही जाता है जो किसी के सामने खड़ा होता है और गलत काम से इनकार करता है। मेरी आप बेकायदगियों की बात करते हैं, बुरा काम किसने किया है, नाम लेना चाहेंगे? मेरी बात सुनिए। तो कीर साहब, बुरा काम आप जो कह रहे हैं, बुरे काम करते हैं, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपने कहा है कुछ लोग बुरे काम करते हैं, बुरा काम किसने किया, नाम लेना चाहेंगे? देखिए, जो मुझ पर इल्जाम है तो 100% गलत है। कोई इरेगुलरिटी भी नहीं है। आप लीगलिटी की बात करती हैं, अनलॉफुल काम की बात करती हैं, इरेगुलरिटी भी नहीं है। इल्जाम हमेशा स्पेसिफिक होता है। जनरल बातें करना, आपने चोरी की, आपने डकैतियां की, ये नहीं होती। आप स्पेसिफिक बात करें, आपने पुराने कोई चीज है तो उसको सामने लाइए कि ये रूल्स की वायलेशन हुई, ये लॉ की वायलेशन हुई, उसकी बात कीजिए। नहीं, ये गलत काम करने वाले लोग कौन हैं आखिर कोई लोग तो हैं ना, आप उनको जानते तो होंगे, उनका नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो मैंने मोहतरम जज साहबान का नाम लिया है ना, कि जिन्होंने ये डिसीजन किए हैं और इस डिसीजन के नतीजे में उन्होंने कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, ह्यूमन राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर कोई कानून ह्यूमन राइट्स से मुतसादिब हो तो उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) जो इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन बनाई गई है, उसका यूज ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए किया। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, जो हकूक की कवानीन की मुहाफिज है। अच्छा, इनमें अक्सर नाम लिया जाता है राजा, तो कीर सादिक साहब, इन बातों में अक्सर नाम लिया जाता है राजा परवेज अशरफ साहब का, उनका हाथ है? देखिए, उनका तो हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं था। वो तो प्राइम मिनिस्टर बने, वो तो मिनिस्टर थे। अच्छा। सिर्फ एक उन्होंने गलत काम कर दिया था हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कि मेरिट पर मेरी सिलेक्शन की थी। इसके अलावा उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, साइज के कि मेरी मेरिट पर रिकमेंडेशन दी थी, वो भी सिलेक्शन नहीं दी थी। उन्होंने 4 आदमियों के नाम रिकमेंड किए, जिसमें कोई उन्होंने ये नहीं कहा था कि तौकीर सादिक को करना है, ये दूसरे करना है। उन्होंने कहा ये 4 आदमी, ये 4 लोग हैं जो हमें बेहतर लगे हैं। सिर्फ इतना उनका टोटल लोग था। तो उनका रोल कोई नहीं है, तो ऐसे ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, पकड़ लो। सुप्रीम कोर्ट का एक, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं राजा अशरफ साहब के लिए, वो क्यों किए हुए हैं? देखिए, वो तो एक दूसरा केस था, तो रेंडल पावर का केस था, उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो एक दूसरी मिनिस्ट्री है, उसके फैक्ट्स इन डिटेल मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे मालूम है कि क्या केस के फैक्ट्स। ठीक। वो एक सेपरेट केस है, लेकिन जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार है, इसमें रूल्स की, कानून की खासी ज्यादा वायलेशन हो रही है। और दूसरों को तो कहते हैं ये फलां चीज गलत कर दी, लेकिन जितनी वायलेशन इन्होंने बताने 2011 में की है, इन वायलेशन को आप लिस्ट आउट कर लें। और मैंने पूरी जिंदगी में जितनी वायलेशन होंगी, इवन आप ट्रैफिक की कोई लाइन भी चेंज की है या छोटी मोटी कोई वायलेशन मुझे जिंदगी में हुई होंगी, तो उसको आप जमा कर दीजिए और इस एक बताने 2011 के फैसले को एक तरफ रख लीजिए, तो कम से कम 10 गुना ज्यादा वायलेशन मेरी पूरी जिंदगी में जितनी वायलेशन होगी है, ट्रैफिक कवानीन भी उसमें शामिल होंगे। तो इतनी वायलेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में की है, इन मोहतरम जजेस है। बार बार मैं सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का नाम में ले रहा हूँ, लेकिन मेरी गुफ्तगू महदूद है इन 4 मोहतरम जजेस तक, 4 जजेस तक। ठीक। इसके अलावा आप समझते हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी के किसी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? 82 बिलियन जो आप पर इल्ज़ाम आयद किया गया है इस फ्रॉड केस में। देखिए, हमारा तो पीपल्स पार्टी के लोगों से उस तरह कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमारे पास आना जाना था। वो तो सियासतदान है, असेंबली में बैठते हैं और वो काम करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है उनका, सिवाय इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है
साथ हम इन टच होते हैं, वो बहुत मामला में बताते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं, पॉलिसी मेकिंग या कुछ और चीजें हैं। तो इसमें जो ये 82 बिलियन का मामला है, इसमें इन्वॉल्वमेंट छोड़ के इसमें तो बुनियादी तौर पर इल्जाम ही गलत है। तो इन्वॉल्वमेंट किसकी होनी है? तो गलत इल्जाम में तो किसी की नहीं है। तो काम लेकिन हुआ है, फिर आप वही बात करें कि तोकीर साहब एक चीज़ अगर देखें, गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? उन्हीं की है ना। तो जो फाइनल डिसीजंस आते होंगे या जो भी इनको ऑर्डर्स आते होंगे वो तो उन्हीं की तरफ से आते होंगे। ऑर्डर हमें नहीं आते थे, अथॉरिटी अपने फंक्शन में इंडिपेंडेंट थी जी। तो कोशिश करते थे कि प्रोफेशनल भी आते हैं कि ये कर दे, दूसरा आता है वो कहता है इस तरह कर दे। तो हमने कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि जितने फैसले हैं आप इस 2011 के फैसले के साथ मुवाजना कर लें, हमारे फैसले बड़े सॉलिड हैं, बड़े ठोस हैं, और कवानीन की जितनी हमने शकलबंदी के साथ उसको लागू किया है कवानीन को, मैं समझता हूँ कि किसी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका मुवाजना कर लीजिए। अच्छा तोकीर सादिक साहब, आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दीवान पेट्रोलियम को आपने बड़ी फेवर दी थी, क्या ये हकीकत है, सदाकत है इसमें, या ये भी एक आप पर इल्ज़ाम लगा दिया गया? देखिए टोटल हमारा उनके साथ ताल्लुक इतना था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए और उन्होंने जमा करवाया हमारी डाक में कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो। अदालत ने हमें बुलाकर कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा तो ताल्लुक की फेवर कहाँ से आ गई? 2.8 की बजाय 3.8 का जो ऑर्डर है ये हाई कोर्ट का है। फेवर उनको कहाँ से दे दिया? हमने कौन से फेवर दे दिए? हमारा तो उनके साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ही नहीं है, सिवाय इसके कि 6 महीने के बाद गवर्नमेंट के तहत फार्मूले पे हमने उसकी नोटिफिकेशन करनी है और उसके मुताबिक कैलकुलेशन कोई भी करे वो एक ही जवाब होता है। कैलकुलेशन में हम एक पैसा छोड़ के एक पैसे का 100वां हिस्सा करने ऊपर नीचे नहीं कर सकते। उस फार्मूले के तहत आप कैलकुलेशन करें, मैं करूँ, जवाब एक ही होगा। तो ये फेवर ऐसे हमारा चाहे गया 52 बिलियन और ये तो कोई फेवर मिली नहीं। वो तो बल्कि क्या हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ा शोर बड़ा ये 82 बिलियन तो उसके दहाल जी जनाब इसमें मुझे मौका दिया जाए, हम बदनाम हो रहे हैं, हमारी कंपनी बदनाम हो रही है कि जैसे हमने को घपला कर दिया, तो हमें मौका दिया जाए, पार्टी बनाया जाए और हमें सच रिकॉर्ड पर लाने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी न्याय के पास जाओ और 7 वर्बल ऑर्डर कर दिए कि ये जब भी फिश कर रही है इसको भी पकड़ के अंदर करो। किस बात पे? सिर्फ इस बात पे कि वो सच बोलने के लिए अदालत में गए, या इस बात पे जिसको पकड़ के अंदर करो तो कि साबित के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाओ। अगर उन्होंने मतलब एक बंदा एक्सेस जस्टिस चाहता है, देखिए उसका मैं ये नहीं कहता कि 2.8 करें या 3.8 करें, जो भी उसका बनता है कानून के मुताबिक फैसला कर दिया जाए। अदालत ने 3.8 का, अदालत कहती है 1.8, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, आपने तो अदालत का हुक्म जो था आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने उसको मानते हुए आपने आगे काम शुरू किया। उसके अलावा हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई बोली नहीं मांग करने वाला। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि आपके दौर में सीएनजी पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी आपके दौर में कहा जाता है कि बहुत से लाइसेंस जो थे जारी हुए थे, वो किस तरह से हो गए थे? देखिए पाबंदी लगी है फरवरी 2008 में। 2008 में? जुलाई 2009 में। अच्छा जुलाई 2008 ठीक। फरवरी 2008 में जो पाबंदी लगी वो पाबंदी इस बात पे लगी थी कि मजीद लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन जिनको जारी कर दिए गए हैं वो अपना प्रोसेस या काम मुकम्मल करेंगे। नया लाइसेंस एक भी जारी नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। 400 से ड्रामा किया जा रहा है। ये सिर्फ झूठे इल्जाम की एक डिटेल बनाकर हमारे इन मोहतरम जजेस की क्योंकि प्रोटेक्शन थी, गारंटी थी कि भाई आप जो है ना इसमें आप झूठे इल्जाम लगाइए और इसको प्रोटेक्शन हम देंगे। हम आपको बिल्कुल नहीं ये कहेंगे तुमने झूठ बोला या एफिडेविट लेकर आओ, बस दबा के झूठे इल्जाम लगा। तोकीर सादिक साहब, एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। यहाँ पर आपने अभी बात की थी जजेस की, आखिर इन जजेस को कौन आप पीछे से पुश कर रहा है कि ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो उठाकर आप पर लगा दिए जाएँ, और क्या उसके पीछे हाथ किसका है, आखिर क्यों है, वजह क्या है? देखिए ये तो सवाल खुद से करने वाला है। ये मेरे लिए भी एक मुहिमा है कि उन्होंने ऐसा किया। एक तो है ना कि 19-20 की बात होती है, 19-20 कर दिया, टोटली बेबुनियाद इल्जाम। पिटीशन नंबर 42 में एक 52 बिलियन की जुबानी बात की गई, उसके अलावा पैरा नंबर 15 में 10-12 इल्जाम, सारे के सारे झूठ पर मबनी, छोटी छोटी चीजें, फजूलियात किस्म की चीजें। तो आप तमाम इल्जाम पिटीशन नंबर 42 से लिए गए, इसी वक्त बुलाकर ट्रायल कर लीजिए, एविडेंस
बुलवा लीजिए, मैं फेस करने को तैयार। सही, जब ठीक। मर्जी आप बुला लीजिए, जिस वक्त मर्जी बुला लीजिए। नहीं, वो आप तो मतलब आप ठीक है, साथ मैं हमारी तो बात किसी पहले के भी हो वालों गई को है ना, अडॉप्ट आपने कहा होती है कि आप ट्रायल देने को तैयार हैं, अगर हम इन लोगों को भी यहाँ ले आते हैं तो आप इन सबके जी, साथ ट्रायल देने के लिए तैयार हैं आप। जी, अच्छा, यहाँ पर फिर जी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि फिर आप पाकिस्तान छोड़कर क्यों चले गए? आपको तो फिर उनको फेस करना चाहिए था। ये तो मैं तो फेस कर रहा हूँ। देखिए, फेस करना क्या होता है? देखिए, बात ये है कि कानून पर अमल दरामद हो रहा है। बात ये है कि एक आप जुर्म करते हैं, उसकी सजा फांसी है। हम्म। मैं अभी आपको पकड़ता हूँ और आपको कहता हूँ, आपने किसी का मर्डर किया और कहता हूँ चलो ये फांसी आपके लिए तैयार। क्या ये दुरुस्त रवैया होगा? नहीं। इसका कानून ने एक तरीकेकार तय किया हुआ है। वो तरीकेकार ये है कि एक शख्स कंप्लेंट दर्ज करवाता है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर अदालत में ट्रायल होता है। इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एविडेंस की बुनियाद पर उसके बाद आपको अपील का राइट दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस होता है। मेरे केस में क्या किया गया कि सारे फैसले मेरे हक में हो चुके थे। मेरी अपॉइंटमेंट का फैसला भी हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में कर दिया था, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि पिटीशन डिसमिस कर दी गई थी। अब हाई कोर्ट में भी और आईसीए में भी, यानी हाई कोर्ट के अंदर अपील में भी, उसके बावजूद टेकअप कर दी, कानून की खिलाफवर्जी कर दी। फिर जितने प्रोसेस हुए उसमें मेरी बातों को, पिटीशन नंबर 42 ऑफ 2011 जो है, इसमें मेरी बातों का जो मैंने अपनी ग्राउंड दी थी वो तो सुनी नहीं गई, उसमें तो डिसीजन नहीं हुआ। और बहुत सी चीजें ऐसी जो पिटीशन का हिस्सा नहीं था, जज साहब ने कहा तो डाल दी, मुझे भी आज समझ नहीं आई। और पिटीशन के हेयरिंग के बाद वो चीजें डाली गई, अदालत में डिस्कस भी नहीं हुई। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, फिर मैंने जब रिव्यू पिटीशन फाइल की तो उन्होंने कहा ये तो एक्सेस टू जस्टिस चाहता है, इसको तो भेजो अंदर, ये एक्सेस टू जस्टिस। तो ये देखें प्रोसेस। उसके बाद जो नैट की इंक्वायरी हुई तो मुकम्मल तौर पर एक तरफ उसने मुझे नहीं बुलाया कि मेरा बयान नहीं लिया गया। मुझे एक दिन के लिए नैब में बुलाया, मैंने जाके बताया कि ये सारी चीजें गलत हैं और ये इसने कहा था आप मंगवाइए, मैं सब पेश कर दूँ। तो इन्होंने अगले दिन मुझे बुलाई कि ये तो सारे कागज पेश कर देगा और जो भी है वो सच में तब्दील हो जाएगा और सच जो है झूठ में तब्दील हो जाएगा। तो इन्होंने सच से मोहतरम अदलिया ने भी परहेज किया और मैं आपको फोर्स करती रही कि सच से परहेज करो, सच बहुत खतरनाक चीज है। ये केस आपका सुप्रीम तो कोर्ट तक पहुंच कैसे गया? क्योंकि कहीं भी एक्सपोज ना हो। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के केस जो हैं वो उन तक जाते हैं, वो उनकी हेयरिंग करते हैं। ये सीधा सीधा आपका केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में कैसे गया? केस से पहले पहले बाकी अदालतों में जा चुका था। जी, यही मसला है ना। मेरी अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मेरे जो पिटिशनर था उसके खिलाफ फैसला, ये दूसरे लफ्जों में कह लेंगे मेरे ये लिमिनी खारिज हुई थी। अपील में भी लिमिनी खारिज हुई थी, केस की ग्राउंड पर। ये अपील पर गई? कहा जी ये आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में माननीय कोर्ट के तहत जाए। हमने ये ग्राउंड भी ली कि ये नेक्स्ट भी काटा के तहत हिट होता है, इंटरफियर हो चुके हैं, आप टेकअप नहीं कर सकते। इस पर भी उन्होंने कोई तसल्ली बख्श फैसला नहीं दिया, गोल मोल की बात करके तो इसको एंटरटेन कर दिया, जो बेसिकली पिटीशन एंटरटेनेबल ही नहीं। ठीक। ये सारा फैसला ये बुनियादी तौर पर माजरत से मुझे बार बार कहना पड़ रहा, मुझे कहना नहीं चाहिए। अदलिया यकीनन मोहतरम होती है और इस बात से मोहतरम होती है कि ये सच्चे लोग, खरे लोग होते हैं, ये इंसाफ करने वाले लोग होते हैं। तो इनकी इज्जत, एहतराम, इंसाफ, अदलिया अदल करने वालों का नाम, बेअदलों का नाम नहीं है। तो अदल करने वालों की इज्जत है, बेअदलों की मैंने आगे भी बात की है, बेअदलों की तो कोई इज्जत नहीं है। तो जब एक शख्स अपने आप को अपने डिसीजन से, अपने रवैये से बेअदला साबित कर दे तो वो अदलिया का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तोकीर सादिक साहब, एक मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाहूंगी। आप पर इल्ज़ाम एक और आयद जो किया जाता है वो किया जाता है कि आपके पास पासपोर्ट हैं काफ़ी सारे। कितने पासपोर्ट रखे हुए हैं आपने? देखिए, आपके पास कितने पासपोर्ट हैं? एक आप पाकिस्तानी सिटीजन है, आपके पास एक पासपोर्ट है, ठीक है ना जी? वो पासपोर्ट मेरे पास ही है। दूसरा पासपोर्ट ऑफिशियल पासपोर्ट होता है जो कि नीले रंग का होता है। ये जब कोई आप सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे हो एक आपको ऑफिशियल पासपोर्ट मिलता है। अच्छा। वो पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो चुका हुआ जी, एक्सपायर हो, मतलब वो काफी है, उसको क्या मैं आगे लगा दूं या मैं किसी के मुंह में मार दूं, क्या करूं? पासपोर्ट है, ऑफिशियली मुझे इशू हुआ, मैं उस पर गया दूसरे मुल्कों में,
अभी की जो बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि वैसे भी वो एक्सपायर हो गया अगस्त के सितंबर में मुझे अभी बहुत खबरें आ रही थी आपके बारे में कि अक्टूबर और तो नवंबर के महीने में आप पाकिस्तान में मौजूद थे, इवन कि आपको एक काली गाड़ी में मोटरवे पर देखा गया, यहाँ तक कि मोटरवे जो पुलिस थी उनको भी शायद उन्होंने फारिग कर दिया था कि आपको क्यों नहीं उन्होंने अरेस्ट किया। इसमें कितनी सदाकत है? आप थे अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप पाकिस्तान में मौजूद थे, या ये भी एक साजिश के तहत सब कुछ चल रहा है? मेरा ख्याल जवाब आपने खुद ही दे दिया। थोड़ी सी तफसील मैं बता दूं कि मैं जून 2012 को अपने मुल्क से निकला था। अच्छा, जून 2012 से आप पाकिस्तान में नहीं हैं? ठीक। जून के बाद से मैं पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा। जून के बाद से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। देखिए, आप ट्रैवल करती हैं, पासपोर्ट पर स्टेप्स होते हैं, एंट्री की भी, एग्जिट की भी, डेट होती है, फिर स्कैन होता है। ये काम नहीं होता कि आप पासपोर्ट किसी से हाथ भेज के दोबारा लगवा लें। स्कैन होता है, एक एक चीज होती है, आपका आई स्कैन होता है, आपका फिंगरप्रिंट होते हैं, आपकी पूरी मूवी बन रही होती है जब आप गुजरते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह के इल्जाम कौन लगा रहा है? हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसको खेल रही है। ये बेसिकली ड्रामे को खिला रहे हैं कि ड्रामा ये वाला चीज हो, ये नहीं चलता तो चलो ये वाला चला दो, ये नहीं चलता ये चला दो। आज भी मेरी अखबार में खबर आई हुई है कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आंखों में दोगने मैं महसूस हूँ, और मैंने फेसबुक पर कहा है कि मैं यूरोप में मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा कोई ध्यान में नहीं। ये कुछ हमारे मोहतरम साफी हज़रात भी अपने पास से लगा देते हैं, कुछ मनसूबाबंदी के तहत ये चीजें की जा रही है कि गलत अफवाहें फैलाओ। मैं बड़ी सॉलिड और ठोस बात करने वाला हूँ, और जो बात करता हूँ उसके लिए जवाबदेह हूँ मैं। पाकिस्तान में तो केर साहब, आजकल पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन फिर किसकी तरफ से मिल रही है? कोई प्रोटेक्शन मिल रही है आपको पाकिस्तान में, या नहीं अवेलेबल आपको? या वो बड़ी ताकतवर है जी, उसी की तरफ से मिल रही है, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ उस खुदाए बुजुर्गों पर की प्रोटेक्शन है, उसके अलावा अच्छा। अच्छा, एक मैं आपसे एक जो एलिगेशन आपके ऊपर और है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जी बिल्कुल। एक मेरी बात सुनिए। हाँ, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को अगर पता चला तो उन्होंने अल्लाह मियां के भी नोटिस कर देना है, आप क्यों उसको प्रोटेक्शन देना है। तो कई सारे ने मुझसे इन्वेस्ट किया है, एक दफा नोटिस कर देंगे बस, पेश हो अगली दफा अदालत में, वरना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो केर सादिक साहब, तो केर सादिक साहब, एक मैं बड़ा पर्सनल से आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ। इतने सारे 82 बिलियन रुपीस आखिर रखे कहाँ हुए हैं आपने? मैं ओपन हूँ, आप मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरी जामे तलाशी मेरे घर में आप खोद कर भी देख लीजिए। मेरी जितनी पनागाहें हैं उनको खोद कर देख लीजिए, किसी देग में पतीले में मैंने दबाए हों। देखिए, पहले आपको ये सवाल करना चाहिए, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरी एक एक चीज इनकम टैक्स में डिक्लेयर है। जो इनकम टैक्स में डिक्लेयर है उससे हट के मेरे पास कोई चीज नहीं है। अगर आप एक पैसा भी उससे हट कर साबित कर दें तो मेरे पास हो। मतलब ये नहीं कि 50 रुपए मेरी जेब में डाल कर कहीं पकड़ा गया। जो मेरे पास है, ऐसी बात तो नहीं है कि कहीं आपने, ऐसी बात तो नहीं है कि कहीं कोई शेयर किया हुआ हो, बांटे हुए हो पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियंस के साथ या किसी और के साथ, हिस्सा तो नहीं बांट लिया था? ये टोटल ड्रामा है, इसका वजूद ही कोई नहीं। मैंने इससे बड़ी क्या मिसाल दी है आपको कि मैंने इतना कह दिया है कि 52 बिलियन के रकम की बात है, सिर्फ आप 52 रुपए साबित कीजिए कि इसमें ये साबित कर दीजिए कि इसमें यहाँ इम्कान था दीवान पेट्रोलियम के केस, कि यहाँ ये इम्कान था आपने यहाँ से कोई टैक्स या कोई ऐसी चीज। ये बात समझ आने वाली है, अदालत का ऑर्डर था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसमें हमें किक टैक्स कहाँ से मिलेगी या कोई ऐसी हमने रबन कर लिया, ये क्या? ये टोटल ड्रामा है, मुकम्मल ड्रामा। अच्छा, तो केर सादिक साहब, एक बड़ा जेन्युइन सा, एक सॉरी मैं आपकी बात अंदर काट रही हूँ, एक बड़ा जेन्युइन सा मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अब जैसे कि अब आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अब आप एक बैरून मुल्क में आप हैं, इस वक्त मुकीम हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ पे अखराजात भी हो रहे हैं, तो वो तमाम अखराजात फिर कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि अब तो आप के पास जॉब लेस हैं, आप एक तरह से, अब तो सैलरीज नहीं आ रही ना। देखिए, मेरे पास जो आमदनी के जरिए मैंने किया ना, सारे मैंने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया। अच्छा, यहाँ भी मैं अगर आया हूँ तो मैं यहाँ काम, आपके खाना मेरे को पकवानी है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ कि मेरा और मेरी फैमिली का गुजारा हो जाता है। और वो यहाँ के कानून के मुताबिक मैं वो सारा कुछ मैंने यहाँ भी डिक्लेयर किया हुआ कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इस जगह कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यानी कि आप काम कर रहे हैं, मैं यही सुनना चाह रही थी। थोड़ा बहुत गुजारा होता है। हाँ, ठीक। एक क्वेश्चन मेरा, यहाँ मैंने काम कर
एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, जो कि आपके ऊपर एलिगेशन थी, वो ये थी कि आपकी LLM की डिग्री जो है वो फेक है। हकीकत है इसमें, सदाकत है, या ये भी आप कहेंगे कि आप पर इल्ज़ाम है ये? हाँ हाँ, देखिए आप ये वेबसाइट खोलिए www.ulc.edu. जी, ये कायदे आज़म लॉ कॉलेज। ये कायदे आज़म लॉ कॉलेज है। हाँ जी, अच्छा ये कायदे आज़म लॉ कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद है। अच्छा वहाँ फोन कीजिए और उनसे पूछिए भाई आपने इसको जाली डिग्री दी थी या सही डिग्री दी थी। मैं वहाँ पढ़ाता भी रहा हूँ और पढ़ता भी रहा हूँ, तो वहीं से मैंने MLM की डिग्री हासिल की है। कायदे आज़म लॉ कॉलेज है, पाकिस्तान की लॉ की एजुकेशन में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इदारा है। और वहाँ की मैनेजमेंट जो है बड़ी मेहनत से स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और बड़ी तवज्जो देती है। और मैं समझता हूँ कि इसका अगर आप इसको बहुत भी निचले दर्जे पर रखें तो किसी भी आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो एक अच्छा इदारा है जहाँ चीफ जस्टिस साहब खुद भी गए हैं, उसकी बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब डायरेक्टली तो नहीं कर रहे, इंडायरेक्टली कर रहे हैं। अच्छा ये आप इनकी वेबसाइट खोलिए, सामने आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ ज़रा ब्रेक ले रही हूँ। www.ulc.in. ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, आप क्या कह रहे थे? नहीं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सही फैसले नहीं करता, उन्होंने ये कहा है। तो वकील कौन है? वकील किसका कह रहे हैं आप? हाँ, ये खुद वकील है। ठीक है, तो कीर सादिक साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने आखिर अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो किया होगा। डिफेंस में आपने क्या किया हुआ है? आप खुद भी एक वकील हैं, तो आप खुद क्यों नहीं जाकर पाकिस्तान में अपना केस लड़ते? आखिर पाकिस्तान छोड़कर आप आ गए हैं, इसका भी तो कोई पॉजिटिव हाल तो नज़र नहीं आता ये इस चीज़ का। देखिए, ये जो निज़ाम अदल हमारे इंचार्ज जजों ने कायम किया है ना, जी। इस तरह आप पाकिस्तान में अक्सर सुनती होंगी इजहार की प्यार छपे, सुना होगा। उनकी आपने जब वो एडवर्टाइजमेंट होती है तो लिखा होता है प्री फैब्रिकेटेड। तो ये प्री फैब्रिकेटेड जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें सारा मंसूबा पहले से बनाया होता है कि इसको इस प्रोसेस से गुजारना है और गुजारने के बाद इसको यहाँ जगह दे देना है। ये सारा ड्रामा हो रहा है। और मैं इसी बात से बार बार कहता हूँ कि इम्पार्शियल जजेस के पास भेजेंगे। ये इस बात से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हर हफ्ते में 2 दफा करते हैं, इनको डर है कि कहीं नैब सचना फैसला दे दे कि जनाब आपने गलत चीज दिया है, किसी और जज के पास भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं जाने देते। इसका मुकम्मल धौंस पर मबनी एक निजाम इन्होंने कायम कर दिया है। ये प्री फैब्रिकेटेड जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, कोई सच कोई कुछ नहीं। इसमें सिर्फ एक ही है कि आपको एक प्रोसेस एक मशीन से गुजरेंगे मैकेनिकल अंदाज में, और उसके बाद फांसी का फंदा होगा, चल भी कट जा। सही। ये जो अभी कर रहे हैं, इनको यही पिछू पड़े हुए हैं कि कहीं ये आ गया यहाँ वापस तो ये हमें एक्सपोज कर देगा, या अगर मीडिया के पास चला गया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे बुलाया, तो ये तो हमें एक्सपोज कर देगा। गलती इनसे ये हुई कि बाकी जितने लोग थे, ब्यूरोक्रेट से दूसरे लोग थे, अपने केसों को इवन को लॉयर्स भी हैं जिससे मसूद होते हैं कि पूरा नहीं पढ़ते। बदकिस्मती से मुझे आदत है, मेरी ट्रेनिंग हमारे जो सीनियर थे उन्होंने ऐसी कर दिया है कि ना सिर्फ केस को तफसील से पढ़ो, बल्कि उससे मुतल्लिक कवानीन को भी पूरा पढ़ो। जब से पाकिस्तान बना है, जब से ये इंडिया पाकिस्तान में कानून आया है, उस वक्त तक का कानून पढ़ो। तो इस वजह से ये मैंने इनको एक्सपोज कर दिया, वरना जिस तरह का फूल प्रूफ सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है उसमें तो सिर्फ एक ही है कि बंदे के खिलाफ फैसला दिया, उसके बाद अंदर कर दिया, उसके बाद ट्रायल होता रहा, बंदा भुगतता रहा और उसको पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, उसको रोटी से तंग हो गई फैमिली, परेशानी के हाल में, उनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या हुआ। और होता क्या है कि केस किसके पास जाते हैं, वो चीफ जस्टिस का जो इनर सर्कल है वो लॉयर्स के पास जाते हैं जी। वो गाइड नहीं करते कि भी तो जजों ने बड़ी हुई गुंडागर्दी की हुई है। तो नतीजा ये हो रहा है कि सबसे बड़ा जो हमारे जो लोग इनमें केसों में मुलविस हैं, वो उन जजेस उन वकला के पास जा रहे हैं जिसके दिल के बहुत करीब है। अच्छा, आपकी डिमांड यानी कि तो कीर साहब, आपकी डिमांड ये है कि आपकी शिकायत जो है वो पूरी जुडिशरी से नहीं है। आप ये नहीं कहते कि पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसले नहीं कर रहा, आपकी शिकायत चंद जजेस के साथ है, ठीक?
आप ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल जिनके खिलाफ मैंने आप ये कहना चाह आप ये इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, शफाफ है, सही फैसले करता है, आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं? जी यकीन मैं इस बुनियाद पर मानता हूँ कि जजेस हमारी सोसाइटी में बेहतरीन फर्द होते हैं। अच्छा। और उन अपनी ईमानदारी, अपनी समझदारी, अपनी दानाई, ये सारी चीजों की बुनियाद पर वो बेहतरीन लोग होते हैं और होना भी चाहिए। ये इन चार जजेस की तरह नहीं कि जिन्होंने वो मतलब एक 2 नंबर का काम शुरू कर रखा है कि मनसूबाबंदी और एक पहले से प्लानिंग करके लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये तो क्रिमिनल्स भी इस तरह नहीं करते जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं। और दूसरी बात एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका ने कहा कि वायलेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई हैं, ज़रा आप हमें ब्रीफली बताएंगे कि सीरियस वायलेशन कौन सी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने की हैं? देखिए मैं तफसील बताने से पहले दूसरी चीज ये बता दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन, लॉज की वायलेशन, उसमें तफसील बताता हूँ। ओबरा ऑर्डिनेंस की वायलेशन हुई जी। उसके बाद लार्जर बेंच के डिसीजन की मैंने पूरा केस इस बुनियाद पर बनाया कि लार्जर बेंच के डिसीजन की बहुत से केसेस में बहुत से इश्यूज पर वायलेशन की गई है। लार्जर बेंच का ये डिसीजन है, आप उस तरफ अच्छे जा रहे हैं। बेसिकली 184(3) की पिटीशन को एंटरटेन करना ही लार्जर बेंच के डिसीजन की वायलेशन थी। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इतनी ज्यादा वायलेशन कि मेरा ख्याल है जितने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तो एक नहीं छोड़ा होगा, तकरीबन सारे ही उन्होंने वायलेट। ठीक, तो फिर सादिक साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो था बहुत मुख्तसर सा था और इस मुख्तसर से वक्त जो है इस प्रोग्राम का वो भी अब अपने इख्तिताम को जा पहुँचा है। मेरे पास में भी बहुत से सवालात बाकी थे और आई नो कि तोकीर सादिक साहब एक्स चेयरमैन ओगरा जो हैं वो भी अभी बहुत कुछ अपनी सफाई में बयान करना चाह रहे थे। इस तमाम गुफ्तगू से नाज़रीन एक पहलू जो हमारे सामने आता है वो यही है कि अगर पाकिस्तान के आला इदारे, सुप्रीम इदारे ही, सुप्रीम कोर्ट ही अगर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो फिर इंसान जस्टिस लेने के लिए कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए? इंसाफ जो है हर इंसान का हक है, बुनियादी हक है कि वो उसको इंसाफ दिया जाए, लेकिन इस चीज़ से कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब इस तरह की वायलेशंस पाई जाएँ तो फिर एक एग्रीव्ड बेचारा जो है वो आखिर रेमेडी के लिए क्या कर सकता है? हम बहुत शुक्रगुजार हैं तोकीर सादिक साहब, आपने टाइम निकाला है और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे चैनल की पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि आपको इंसाफ जो है वो हम मुहैया कर सकें। और इस दुआ के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी कि जो गुनहगार है, जिसने जुर्म किया है, उसको सज़ा मिले और जो बेगुनाह है या जिसको फंसा दिया गया है या जो फंस रहा है उसको अल्लाह इंसाफ मुहैया करे और उसकी मदद करे। इसके साथ ही मुझे उस्मा अवैस को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।